मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स से आप लोगों के लिए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, या फिर मैं यूं कहूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आइडियल सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक आइडियल सोलेनॉइड बना पाता है। हम लोगों को यहां तक ये आइडिया होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत कि जब भी एक आइडियल सोलेनॉइड लिया जाता है तो वो अपने एक्सिस के आसपास से, एक्सिस के बिल्कुल पैरेलली यहां से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो आ जाइए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि चैप्टर 4 एनसीईआरटी के चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से आता है। जेईई और नीट में भी इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में अगर देखा जाए तो इक्का दुक्का क्वेश्चन इस चैप्टर से निकल करके आता है, क्योंकि हमारे पास टोटल 25 क्वेश्चंस ही जेईई में पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर मूविंग चार्जेस या फिर मैग्नेटिज्म से या मैग्नेटिज्म एंड मैटर से पूछा जाता है बच्चों। तो आ जाइए, जो सोलेनॉइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सोलेनॉइड एक्चुअली है क्या। A solenoid is a coil of wire typically wounded in a helix। ये बोल रहा है कि सोलेनॉइड क्या है, जब एक वायर को ऐसे कॉइल्ड कर दिया जाए, हेलिक्स टाइप में कॉइल्ड कर दिया जाए। मैं बताता हूं आपको, यहां से इसे देखिए, ये क्या है आप लोगों को पता है, ये क्या है, एक स्प्रिंग है, एक स्पाइरल है, लेकिन इसके अंदर जो वायर है, इसके अंदर जो वायर है वो क्या है, हेलिकल पाथ में है, इसे हेलिक्स कहा जाता है। क्लियर है, ये क्या है, इसे हेलिक्स कहा जाता है। लेकिन जब भी सोलेनॉइड बनाया जाता है तो या तो उसके अंदर कोई ऐसा इंसुलेटर या फिर कोई कार्डबोर्ड उसके अंदर यू करके डाल दिया जाता है, जिससे उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसे सॉफ्ट आयरन कोर भी डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड भी डाल सकते हैं। और ये जो वायर उसके ऊपर लपेटा हुआ होता है, वाउंडेड होता है, जो वायर वाउंडेड होता है वो वायर यहां से होता है आपका इंसुलेटेड। ये तो वायर इंसुलेटेड नहीं है, लेकिन वो वहां से क्या होगा बच्चों, हमेशा इंसुलेटेड वायर होगा। तो क्या बोल रहा है, सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ वायर। देखा आपने कॉइल कैसी होगी, टिपिकली वाउंडेड इन अ हेलिक्स दैट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जब उस सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, तब वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आइडियल सोलेनॉइड की। तो आइडियल सोलेनॉइड क्या है, a theoretical model of solenoid with infinite length। क्या है, इनफाइनाइट लेंथ। यहां से जो लेंथ होगी वो उसकी क्या होगी, इनफाइनाइट लेंथ होगी, प्रोड्यूसिंग ए परफेक्टली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो प्रोड्यूस करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन सोलेनॉइड ऐसा कर सकता है। आइडियल सोलेनॉइड ऐसा कभी नहीं करेगा। और आइडियल सोलेनॉइड के अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो यहां से जो फील्ड होगा वो उसका क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आप लोगों को पता रहे कि जो फील्ड होगा आउटसाइड, फील्ड होगा आउटसाइड, वो हमेशा क्या होगा, फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। कब, आउटसाइड दी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाहर की ओर जो फील्ड देखा जाएगा वो जीरो होगा। अब हम बात करते हैं सोलेनॉइड के हमारे पास जो 3D डायग्राम है उसकी, और फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सोलेनॉइड, और उसके बाद हम बात करेंगे यहां से 2D डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि 2D डायग्राम से ही हम डिराइव कर पाएंगे कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके एक्सिस के पैरेलल होता है, और उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। क्या होती है उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। यहां से बी क्या कैलकुलेट होता है, म्यू नॉट एन आई, जहां पे म्यू नॉट आप समझते हैं परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और यहां से एन जो स्मॉल एन यूज कर रहे हैं ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई है जो आई करंट हमने उसमें से क्या करवाई है, फ्लो करवाई है। क्लियर है, तो यहां से इसका 3D डायग्राम सबसे पहले समझ लेते हैं। हमें यह बताया गया था कि अभी देखा है हमने कि हेलिकल पाथ एक होना चाहिए, और सॉफ्ट आयरन कोर या फिर कोई भी कार्डबोर्ड के ऊपर उसकी वाइंडिंग ऐसी होनी चाहिए। तो हमने उसके अंदर क्या लगाया है, उस वायर में क्या ऐड किया है, बैटरी ऐड किया, ताकि वो क्या कर सके, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सके, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो इसमें से करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसलिए सोलेनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है। सोलेनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाई जाती है, जब उस हेलिकल पाथ में, उस स्प्रिंग में या उस वायर में
करंट फ्लो करवाई जाती है तभी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए कि मैंने यहां से करंट फ्लो करवाई है, तो ये तार पीछे से गया है, ये जो वायर है ये पीछे से गया है और आगे आ गया, फिर पीछे से गया है फिर आगे आ गया। तो मैंने आगे आगे वाले आपको दिखाए हैं, पीछे वाले नहीं दिखाए हैं। पीछे लपेट के आ रहा है, आगे आ गया, पीछे लपेट के आगे आ गया, पीछे लपेट के आगे आ गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहां से जब पीछे से गया करंट यहां से और आगे की तरफ आया, तो आगे की तरफ करंट किधर हो गया, नीचे की ओर। तो अब हम ये जानते हैं कि जब भी कोई कॉइल के अंदर, जब भी कोई कॉइल के अंदर यहां से क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, जब भी किसी कॉइल में से मेरे सामने अगर कोई कॉइल है यहां से और उस कॉइल में अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे अपनी अंगुलीज को, जो ये उंगलियां हैं उनको, फिंगर्स को जो है वो क्या करना है, मुझे कर्ल करना है। मुझे फिंगर्स को उस करंट के डायरेक्शन में ही क्या करना है, कर्ल। और जो डायरेक्शन मेरे थंब की होगी, वो कहलाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है। जो अंगुलियां मेरी जिधर कर्ल होंगी वो होगी मेरी करंट की डायरेक्शन, और जो जिधर ये थंब एक्सप्रेशन देगा, थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप लोग यहां से देख पा रहे हैं कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, इस साइड में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड बनेगा, तो जिस साइड में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, वो वाला एंड इसका क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। क्योंकि क्लॉकवाइज का सीधा रिलेशन किससे है, साउथ से है। क्लॉकवाइज का सीधा किसके साथ रिलेशन है बच्चों, साउथ के साथ रिलेशन है। क्लियर। और अगर आप जानते हैं यहां से कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है, तो वहां से कौन सा पोल बनने लगता है, नॉर्थ पोल बनने लगता है। यहां क्या लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पे कौन सा करंट फ्लो करेगा, यहां पे आपका नॉर्थ वाला जो पोल बनेगा। और करंट कौन सा फ्लो करेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेगा। अब देखिए यहां से कोई भी अगर कॉइल में, मैं इस कॉइल को दिखाता हूं, देखो आपको, अगर मान लेते हैं कि इस कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो मैंने इधर से करवाया, इसके इस एंड से मैंने क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाया, तो ये क्लॉकवाइज करंट घूमता, लेकिन जब मैं इस डायरेक्शन से इसे देखूंगा तो मुझे ये करंट कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो। अभी यहां से कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज, लेकिन यही चीज मेरे लिए क्या हो जाएगी, इस साइड से देखने पे क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप ध्यान से देखो, मुझे क्या लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। इधर से देखता हूं तो मुझे क्या लगता है, क्लॉकवाइज। सिंपल सी बात है। तो यहां पे करंट क्लॉकवाइज शो करेगा, इस एंड पे खड़े आदमी को करंट क्लॉकवाइज शो करेगा, और इस एंड पे खड़े हुए आदमी को करंट एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा, तो यहां क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और यहां क्या बनेगा, साउथ पोल। और हम जानते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, या मैं यूं कहूं प्रोड्यूस होती हैं, वो नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं और साउथ पोल पे जाकर के क्या होती हैं, टर्मिनेट। तो यहां पे साउथ पोल है, तो इस पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी, और यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी। समझ में आ रहा है। ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। अगर मैं यहां से बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूं, तो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। अब आप लोगों को ये समझना है कि रियल और आइडियल के अंदर है क्या। देखो ये समझ लो, सबसे पहले जो कार्डबोर्ड लगाया है, जो ये हेलिकल पाथ लिया है, इसकी जो रेडियस है, ये इसका क्या है, डायामीटर है, और इसका जो हाफ होगा वो इसका क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो रेडियस जो है, आइडियल के अंदर जो रेडियस है वो क्या होगी, बहुत छोटी होगी। आइडियल सोलेनोइड में जो रेडियस होगी वो कंपैरेटिवली उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो उसकी रेडियस है वो क्या होगी, बहुत छोटी। उसे ही क्या कहा जाएगा, आइडियल सोलेनोइड कहा जाएगा। ठीक है। तो आइडियल सोलेनोइड में जो L होगा वो मच ग्रेटर देन क्या होगा, उसकी रेडियस से होगा। फील्ड इनसाइड जो आइडियल सोलेनोइड होगा, उसके इनसाइड जो फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म, और जो आउटसाइड फील्ड होगा वो यहां से क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। जो इनसाइड फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म, और जो आउटसाइड फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के लिए सोलेनोइड के बारे में लेकर के आया हूं। वैसे तो मैंने आप लोगों को काफी कुछ चीजें इसी में सोलेनोइड के बारे में बता दी है। अगर आपसे कोई सोलेनोइड पूछता है, यू कैन एक्सप्लेन द ऑल थिंग्स वेरी इजीली, बट if you want to some important facts about solenoid, let us discuss some 3 important points. A coil of wire that act an electromagnet when current flows producing magnetic field। ये बोल रहा है कि coil है भैया वायर का,
वायर का हेलिकल पाथ का कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब उसमें से करंट फ्लो करवाई जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, तो दूसरा पॉइंट बोलता है यहां से कि व्हेन सोलेनॉइड इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब किसी सोलेनॉइड को यहां से करंट पास करा के और यूं उसको फ्री सस्पेंड कर दिया जाए, यूं फ्री सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। तो जब फ्री सस्पेंड कर दिया जाएगा तो मान लेते हैं कि अभी ये नॉर्थ पोल बन रहा है और ये साउथ पोल बन रहा है, लेकिन जैसे ही फ्री सस्पेंड करके उसकी पोलैरिटी चेंज की जाएगी तो ये क्या कर जाएगा, ऑटोमेटिक 180 डिग्री घूम जाएगा और इधर का नॉर्थ जो था वो साउथ बन जाएगा और साउथ क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। यही हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक। थर्ड पॉइंट, बाय चेंजिंग पोलैरिटी द डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड गेट रिवर्स, नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2D डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड की। अब हम बात करते हैं 2D डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड की, क्योंकि 2D डायग्राम से ही हम इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। अब मैं ले चुका हूं आइडियल सोलेनॉइड, आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि मैं ये सब जो बना रहा हूं, यहां क्या बना रहा हूं, आइडियल सोलेनॉइड बना रहा हूं, ठीक है। ये उसका क्या है, एक्सिस है। ये क्या है भैया, एक्सिस है। अब ये 2D डायग्राम कैसे है ये समझाता हूं। देखो, इस 2D डायग्राम को समझने के लिए सबसे पहले आपको 3D डायग्राम को दोबारा समझना होगा। तो आप लोगों को पता है कि यहां से करंट कैसी जा रही है, नीचे जा रही है। हमारे वाले सोलेनॉइड में सामने से आपको करंट क्या दिख रही है, सामने से करंट क्या दिख रही है, नीचे जाती दिख रही है। और पीछे से कहां आ रही है, ऊपर। तो सामने से जा रही है नीचे और पीछे से आ रही है ऊपर। तो ऊपर आई तो इस पॉइंट पे तो बाहर ही आएगी। ध्यान से देखो, सामने से नीचे जा रही है, सामने से नीचे जा रही है तो घूमेगी तो ये आपकी तरफ तो बाहर ही आएगी। तो ऊपर के पोर्शन में ये आपकी तरफ क्या आएगी भैया, बाहर आएगी। और नीचे के पोर्शन में ये आपकी तरफ से कहां जाएगी, अंदर जाएगी। यहां आपकी तरफ से क्या आएगी, बाहर। ऊपर की डायरेक्शन में आपकी तरफ से कहां आएगी, बाहर आएगी। आ रही है, दिख रहा है आपको, बाहर आ रही है। इस डायरेक्शन में या ये यहाँ पे इस वाले पोर्शन में आपको बाहर आती हुई करंट लग रही है, इसलिए मैंने इसको डॉट से बताया है। डॉट बताने का मतलब है कि ये करंट आपको यूं लग रही है बाहर आती हुई, और ये क्रॉस का मतलब है कि यूं बाहर आकर के यूं अंदर जा रही है, यूं बाहर आकर के यूं अंदर जा रही है, ठीक है। तो 2D देखने में लगता है कि यहां से करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है, यहां से करंट क्या जा रही है, अंदर। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसके एक्सिस के ऊपर हम एक पी पॉइंट लेते हैं। इसके एक्सिस पे ऊपर अपन क्या कर लेते हैं, एक पी पॉइंट लेते हैं। हमें इसका डेरिवेशन शुरू कर दिया है, अब हमने इसका डेरिवेशन शुरू कर दिया है, ठीक है। अब पी पॉइंट लेते हैं और पी पॉइंट लेकर के यहां से एक स्ट्रिप काट लेते हैं। यहां से क्या कर लेते हैं बच्चों, एक स्ट्रिप काट लेते हैं। स्ट्रिप काटने का क्या मतलब है, स्ट्रिप काटने का मतलब कुछ ऐसा है कि जब भी आप कोई स्ट्रिप काटेंगे, जब भी आप यहां से इस सोलेनॉइड की कोई स्ट्रिप काटेंगे, इस सोलेनॉइड की कोई यहां से इसके एक्सिस पे बीच में बैठ के यहां पे कोई स्ट्रिप काटेंगे तो कुछ टर्न्स इसके स्ट्रिप में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। देखो ये जैसे कुछ टर्न आ गए, डीएक्स चौड़ाई की स्ट्रिप में कुछ टर्न आ गए, तो वैसे ही मैंने यहां से क्या मान लिया कि पी पॉइंट जो है वो यहां से कितनी डिस्टेंस दूर है, एक्स डिस्टेंस दूर है। और यहां से जो इसकी विड्थ है, जो चौड़ाई है, जो गुच्छे की जो विड्थ है वो क्या है, dx है। तो गुच्छे की विड्थ के अंदर तो बहुत सारे टर्न्स आ गए होंगे कि नहीं आए होंगे, सोचो। इसके अंदर कितने सारे टर्न आ गए होंगे, बहुत सारे टर्न आ गए होंगे, ठीक है। तो अब यहां से समझते हैं, और ये जो एंगल है इसे क्या मान लेते हैं यहां से, थीटा। मतलब थीटा एंगल पे जाकर के, एक्सिस पे किसी पॉइंट से थीटा एंगल पे जाकर के हमने क्या काट ली, एक स्ट्रिप काट ली। क्या काट ली, स्ट्रिप। और कितने लेंथ की काट ली, dx लेंथ की स्ट्रिप काट ली, ठीक है। अब आप लोगों को एक छोटी सी टर्म समझाता हूं। यहां से जो कैपिटल एन लिया जाता है, वो बोला जाता है नंबर ऑफ टोटल टर्न्स। क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स। कि सोलेनॉइड के अंदर टोटल टर्न्स कितने हैं, सोलेनॉइड के अंदर टोटल टर्न्स कितने हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एन। लेकिन यहां से जो स्मॉल एन होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। या मैं यूं आसान भाषा में कहूं तो स्मॉल एन का मतलब होता है कि 1 मीटर में मौजूद एन टर्न्स। 1 मीटर में कितने मौजूद होंगे, एन टर्न्स मौजूद होंगे। 1 मीटर में कितने टर्न्स मौजूद होंगे, एन टर्न्स मौजूद होंगे, ठीक। समझ में आ रही है यहां से। तो 1 मीटर में एन टर्न्स मौजूद होंगे, तो 1 मीटर का एल मीटर के अंदर कितने टर्न्स मौजूद हैं, एन टर्न्स। पूरी लेंथ कितनी है यहां से, एल। पूरी लेंथ कितनी है सोलेनॉइड की, एल, ठीक। तो एल लेंथ में कितने टर्न्स मौजूद हैं, टोटल टर्न्स। एल लेंथ में कितने टर्न्स मौजूद हैं, टोटल एन टर्न्स। तो एक एल मीटर में यहां से एन टर्न्स हैं, ध्यान से देखना। अगर एल मीटर में यहां से एन टर्न्स हैं तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, 1 मीटर में होंगे n/l टर्न्स, नहीं होंगे क्या, बोलो।
1 मीटर में क्या होंगे, L बाय N टर्न्स होंगे। तो N बाय L टर्न्स ही क्या है, N है। तो यहां से जो N है वही क्या है, N बाई L है। आई होप यहां से समझ में आपको आया होगा कि जो कैपिटल N में अगर L का डिवाइड लगाया जाएगा तभी स्मॉलर N आएगा, क्योंकि स्मॉलर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक, बढ़े आगे। अब आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा हमें एक बार देखना होगा, तभी हम इसके डेरिवेशन को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं यहां से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज की जो बहुत ज्यादा हमें पता होना नीडेड है, पहले पता होना जरूरी है, नहीं तो फिर ये हमसे होने वाला नहीं है। ठीक, अब पता होना क्या जरूरी है ये बताता हूं, देखो। ठीक, तो यहां से हमें मान लिया कि एक कॉइल है, हमने मान लिया कि एक कॉइल है, करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है इस कॉइल में, 3D में है, आपकी तरफ है ये, ऐसे है, कड़ा होता है ना, हाथ में जो कड़ा पहनते हैं वो कड़े को ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, तो ये बाहर आ रही है, इधर से क्या जा रही है, अंदर जा रही है करंट। ठीक है, तो इसके एक्सिस पे अगर कोई पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखा जाएगा तो वो इस डायरेक्शन के अंदर आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड पता किया जाता है वो होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कैसे आया, ये r है और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, x है। ठीक है, आप x डिस्टेंस दूर जाकर के अगर किसी कॉइल की वजह से, किसी सर्कुलर लूप की वजह से, ये क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी वजह से यह मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इतना बनेगा। तो आप देखेंगे कि यहां पे एक टर्न तो नहीं है, यहां पे तो एक टर्न ही है, एक ही कॉइल है। ठीक है, एक ही कॉइल है, तो यहां पे तो नहीं है, यहां पे तो नहीं है, तो यहां पे क्या है, यहां पे बहुत सारी टर्न्स हैं। तो इसके अंदर अगर करंट आई फ्लो करवा रहे हैं तो हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, क्योंकि हमें मानना होगा कि यहां पे जो I1 है या I डैश ले लो या कुछ भी ले लो, I डैश ले लेते हैं। I डैश क्या है, करंट फ्लोइंग इन dx टर्न्स। कितने टर्न्स में करंट फ्लो कर रही है, dx टर्न्स में। कितने टर्न्स में करंट फ्लो कर रही है, dx लेंथ में मौजूद टर्न्स में। इन टर्न्स काउंटिंग इन dx विड्थ। dx विड्थ में कितने टर्न्स आ गए होंगे, dx विड्थ का मतलब समझ गए ना आप लोग, गुच्छा बन गया। अब गुच्छे में कितनी करंट फ्लो कर रही है, गुच्छे में आई करंट तो फ्लो नहीं कर रही है ना। ठीक है, आई करंट तो एक के अंदर फ्लो करती है, तब यहां आई लिखते हैं। तो हमारे वाला जो यहां पे लिखा जाएगा, हमारे वाला जो यहां से बी लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डैश आर का स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ गई यहां से, ये हमारे लिए लिखा जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब आई डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, आई डैश की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर यहां से एक टर्न है, अगर यहां से एक टर्न है, या यूं मैं कहूं कि एक अगर टर्न है तो उसमें जो कितने मीटर की आएगी, यहां से 1 मीटर में कितने टर्न होंगे, 1 मीटर में कितने टर्न होंगे, n टर्न होंगे। ठीक है, n का मतलब क्या होता है, 1 मीटर में मौजूद टर्न्स। क्या होता है, 1 मीटर में मौजूद टर्न्स। तो यहां से आप मुझे एक बताइए कि अगर यहां से जो 1 मीटर की जो लेंथ है, 1 मीटर में जो लेंथ है उसमें अगर n टर्न्स हैं, 1 मीटर में जो लेंथ है उसमें n टर्न्स हैं, तो dx मीटर की लेंथ में, dx मीटर की लेंथ में कितने टर्न्स आ जाएंगे। 1 मीटर में अगर n टर्न्स आ रहे हैं, 1 मीटर की लेंथ में अगर n टर्न्स आ रहे हैं, तो dx मीटर की लेंथ में कितने टर्न्स आ जाएंगे, dx टर्न आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे क्या, बोलो। ठीक है, और यहां से आप मुझे बताइए कि 1 मीटर की टर्न में आई करंट है, तो ndx में कितनी करंट होगी, ndx आई होगी कि नहीं होगी। तो आई डैश जो आएगा वो कितना आएगा, ndx आई आएगा। कितना आएगा आई डैश, आई डैश कितना आएगा आपका, ndx आई। क्या आई डैश की वैल्यू समझ में आई आप लोगों को, कि क्योंकि आई करंट यहां फ्लो नहीं कर रही है, यहां आई डैश करंट, कोई भी दूसरी करंट फ्लो कर रही है। और वो दूसरी करंट की वैल्यू कैसे निकाली है हमने, कुछ इस प्रकार निकाली है कि 1 मीटर में कितने टर्न है, n टर्न है। 1 मीटर में कितने टर्न है, n। तो dx मीटर में कितने टर्न होंगे, ndx टर्न होंगे। तो एक टर्न में आई करंट, तो ndx टर्न में ndxi टर्न। ठीक है, ndxi करंट। ठीक, तो यहां से हमें क्या करना होगा, इस b की जगह पे यहां जो म्यू नॉट है i की जगह में रखना होगा क्या, n dx i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2।
आ रही है बात समझ में। लेकिन यहां पे एक बड़ी समस्या ये है कि जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो इंटीग्रेशन हो रहा है, छोटा सा जो डीबी आ रहा है, इसकी वजह से जो छोटा सा डीबी आएगा, यहाँ पे एक्चुअली आने वाला क्या है, डीबी आने वाला है। यहाँ पे भी क्या आने वाला है, डीबी, और यहाँ पे भी क्या आने वाला होता है, डीबी। मतलब छोटा सा जो छोटी सी जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो डीबी बनेगा, इस छोटे से हिस्से के लिए जो यहाँ पे जो डीबी बनेगा उसका हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से जो dx है वो यहाँ पे आ रहा है, और dx यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए बताता हूं, इसका कारण क्या है। क्योंकि जब भी आप लिमिट लगाएंगे तो आप यहाँ से ये देखेंगे कि यहाँ से ये वाला पॉइंट पहले कहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत लंबा है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं आपको किस पे मिला है, θ2 एंगल पे मिला है। किस एंगल पे मिला है आपको, यहाँ से ये θ2 एंगल पे मिला है, ठीक है। और ये वाला जो आपको यहाँ पे ये वाला जो टर्न है, ये वाला जो टर्न है, ये आपको किस एंगल पे मिला होगा, मान लेते हैं θ1 एंगल पे मिला होगा। किस वाले एंगल पे मिला होगा, θ1 वाले एंगल पे, क्लियर है। ये वाला टर्न आपको कौन से एंगल पे मिला है, θ2 पे, और ये मान लेते हैं आपको कहां मिला है, ये वाला टर्न आपको θ1 एंगल पे मिला है, ठीक। अब आप लोगों को यहाँ पे इस dx को रिप्लेस करना है। जो मेन वर्क क्या है, dx को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। अगर dx को रिप्लेस करेंगे d थीटा की फॉर्म में लेकर के आएंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो लिमिट है वो किसकी लगाई जा रही है, लिमिट लगाई जा रही है एंड्स ऑफ सोलेनोइड की। और यहां से इस पॉइंट से अगर मेजर किया जाएगा, इस पॉइंट से अगर मेजर किया जाएगा, या मैं यूं कहूं इस पॉइंट से मेजर किया जाएगा, या मैं यूं कहूं इस पॉइंट से मेजर किया जाएगा, सेंटर से एक ही बात है, वो कहीं से भी मेजर कर लो आप, एक ही बात है। लेकिन यहां से अगर चलो मेजर किया जाएगा तो ये वाला जो होगा वो कितना होगा, θ2 होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, θ1, और यहाँ पे कितना है, थीटा है, ठीक। तो आप थोड़ा इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। यहां से आप देखेंगे कि यहाँ r है, यहाँ x है, और यहाँ थीटा बना हुआ है। समझ में आ रही है बात। ये आपकी क्या है, रेडियस है, और ये डिस्टेंस क्या है आपकी x। ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से x, और ये क्या है आपका रेडियस है, ठीक। तो यहाँ से क्या आप tan थीटा, क्या यहाँ से आप tan थीटा क्या लिख सकते हैं, r/x लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप यहाँ से r = x tan थीटा लिख सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि x को आप लिख सकते हैं r cot थीटा। क्या लिख सकते हैं, r cot थीटा। अब एक काम कर दीजिए, dx/d थीटा कैलकुलेट कर दीजिए। तो dx/d थीटा क्या होगा, माइनस का r cosec स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है बात। तो यहां से जो dx है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या निकल करके आएगी, dx की वैल्यू माइनस का r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं क्योंकि हमें इसके डेरिवेशन को यहां से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा मेन काम क्या था, dx को रिप्लेस करना था। और dx को रिप्लेस करने के बाद हम यहां से इस क्वेश्चन को फटाफट से, इस जो डेरिवेशन है इसको हम फटाफट से यहां से सॉल्व कर देंगे। वीडियो लेक्चर लेंथी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सोलेनोइड इंपॉर्टेंट है इसलिए लेंथी हो जाएगा बच्चों। तो यहां से जो db है, तो db का इंटीग्रेशन कर दिया, db का इंटीग्रेशन कर दिया तो b बन गया। लिमिट क्या लगा देंगे, θ2 से θ1। तो यहां से θ2 से क्या हो जाएगी, θ1, ठीक है। दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, θ2 और θ1, इसलिए एक को प्लस एक को माइनस नहीं लेंगे। वो प्लस माइनस कब लिया जाता है, जब एक एंटी क्लॉकवाइज काउंट होता है और जब एक क्लॉकवाइज काउंट होता है, ठीक है। तो θ2 से θ1 यहां से जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन में, μ0 n I dx r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। और dx की वैल्यू पुट कर देते हैं, dx/d थीटा, dx की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से ये। तो ये हो जाएगा आपका θ2 से θ1 μ0 n I, dx की वैल्यू आ गई, dx की वैल्यू रख देते हैं माइनस की क्या, माइनस की r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या रख देते हैं, d थीटा, और आगे क्या है आपका r स्क्वायर। और देखो x की वैल्यू क्या है, r cot थीटा। x की वैल्यू क्या है यहाँ से, r cot थीटा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर r cot थीटा है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, r स्क्वायर प्लस r cot थीटा का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है। बढ़े आगे, तो इसको रेज कर देते हैं। आप लोगों ने होप्स नोट कर लिया होगा, इसके डायग्राम को बना लिया होगा, क्योंकि यही 2D डायग्राम है जिसी से आपको इसका डेरिवेशन, आगे के मैथमेटिक्स जो है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, ये आपको समझ में आएंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले इस माइनस को तो बाहर निकाल देते हैं। तो माइनस को बाहर निकाल देते तो क्या बन गया, θ2 से θ1। अब क्या बन गया, μ0 n I, μ0 n I, और ये क्या बन गया यहां से, ये बन गया आपका r cosec स्क्वायर थीटा d थीटा।
और ये बन गया आपका यहाँ से आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ से क्या करेंगे, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये आर स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है 3/2, तो पावर क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ से 2 आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा। तो यहाँ से देखिए आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आर क्यूब से आर क्यूब जाने के बाद ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा से तो 1 बाय कोसेक, कोसेक थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा थीटा 2 से थीटा 1, ये बी कैलकुलेट कर रहे हैं, बी कैलकुलेट कर रहे हैं, बी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1 बाय कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक। यहां से बन जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, माइनस आके बाहर क्या बन जाएगा प्लस, तो थीटा 2 से थीटा 1 म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा। और ये जो लिमिट है किसके लग जाएगी, ये तो बाहर आ जाएगा यहाँ से थीटा 2 से थीटा 1, तो यहाँ से म्यू नॉट एन आई बाई 2, तो लिमिट लग जाएगी आपकी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यही है इसका डेरिवेशन, यही है इसका डेरिवेशन। यहां से कितना है, b की वैल्यू कितनी है मैं लिख के बता देता हूं आपको। यहां से जो b की वैल्यू कैलकुलेट होती है वो है आपका म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि जब सोलेनॉइड जो होगा वो आइडियल होगा, अगर सोलेनॉइड यहां से क्या होगा आइडियल होगा, तो ये आइडियल सोलेनॉइड बना दिया मैंने यहां से। और आइडियल अगर सोलेनॉइड होगा तो इस पॉइंट से जब यहां से ये देखा जाएगा तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 0 डिग्री का, क्योंकि ये जा ही नहीं पाएगा। थीटा 2 कहां तक चला जाएगा 0 डिग्री बनाएगा, बहुत धीरे बहुत नीचे की ओर से जाएगा तो कितना डिग्री बनाएगा, थीटा 2 कितना डिग्री बनाएगा 0 डिग्री बनाएगा। और थीटा 1 कितना डिग्री बना के लाएगा, जब ये इधर जाता जाएगा तो कितना डिग्री बनाएगा लगभग 180। तो थीटा 1 क्या हो जाएगा यहाँ से 180 और थीटा 2 यहाँ से क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो म्यू नॉट एन आई बाई 2। अब cos 180 क्या होता है -1, cos 0 क्या होगा -1, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 2, तो b आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो b कितना आ गया, b कितना आ गया माइनस का म्यू नॉट एन आई। अगर मैं b का मोड देखूंगा तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो b का जो मोड होगा, जो मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूं, तो b का जो मोड होगा वो यहां से क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट यहां से क्या होगा आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। एन यहां से क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई यहां से क्या है जो करंट उस सोलेनॉइड में फ्लो कर रही है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अब आपको सोलेनॉइड में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आप पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।